हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों से हमने कहा था कि पेडागोजी और सीडीपी के साथ साथ हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपने सॉल्व पेपर के वीडियो और केवीएस की सॉल्व पेपर के वीडियो और पेडागोजी और सीडीपी के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो इसमें सवाल दिया मतलब शब्द दिया हुआ है अपमान, अपमान और उपसर्ग दिए हैं अव या उप या अति या अप। तो इसमें क्या उपसर्ग होगा? इसमें उपसर्ग होगा अप। अब हमारे यहाँ पे बचते हैं अव, अति और उप। हम इनसे बनने वाले शब्दों को भी इसमें देखेंगे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं इनसे। अप उपसर्ग से हमारे अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार शब्द बन सकते हैं। अव उपसर्ग से अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसाद शब्द बन सकते हैं। अति उपसर्ग से अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय आदि शब्द बन सकते हैं। और उप उपसर्ग से उपकार, उपकूल, उपदेश, उपासना आदि शब्द बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है? हमने बताया था प्रश्न संख्या 1 से 3 तक उपसर्ग बताने हैं। तो दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग होगा? सीधी सी बात है, दुर उपसर्ग होगा। अब यहाँ पे बचते हैं दुस, अव और दु। तो अब हम इससे देखेंगे कि इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। दुर उपसर्ग से दुर्व्यवस्था, दुराचार, दुर्दशा और दुर्जन शब्द बनते हैं। दुस उपसर्ग से दुस्साहत, दुस्सहाय, दुस्सह, दुष्कर शब्द बन सकते हैं। अव उपसर्ग से अवतार, अवशेष, अवनति आदि शब्द बन सकते हैं। और दु उपसर्ग से दुकाल, दुबला, दोबारा, दुस्साहत शब्द बन सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑप्शन में दे देता है कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, तो हमें उसमें पहचानना होता है। अगर हमें पता होंगे कि ये उपसर्ग से बना हुआ है, जैसे आचार लिखा है, तो ये इसमें कौन सा उपसर्ग है भी या नहीं है, ये अपने आप में शब्द है, ये सब चीज़ें तब हम जान पाएंगे जब हम उपसर्ग को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे हमने यहाँ से बता दिए इन चीज़ों से ये वाले उपसर्ग बन सकते हैं। तो अगर हमें ऑप्शन में दे देगा तो हम पहचान लेंगे कि ये उपसर्ग से ही बना है, बिना उपसर्ग के नहीं बना है, ये अपने आप में मूल शब्द नहीं है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है पराजय। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। अब बचते हैं परि, प्रा और आ। तो इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? परा उपसर्ग से पराक्रम, परामरण, परामण, परामर्श और पराभूत शब्द बनते हैं। परि उपसर्ग से परिक्रमा, परिजन, परिणाम और परिधि शब्द बनते हैं। प्रा उपसर्ग से प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल उपसर्ग प्रबल शब्द बनते हैं। आ से आरक्त, आगमन, आकाश और आजन्म आदि शब्द बनते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। एक ट्रिक का वीडियो अपलोड हो चुका है समास का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें, आपको उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे द्विगु समास की बात हो रही है। द्विगु समास संख्यावाची समास होता है। तो इसमें नवग्रह 9 संख्या आ रही है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बचता है माता पिता। तो इसमें कौन सा समास है? जहाँ योजक चिन्ह आ रहा होता है, अपोजिट वर्ड आ रहे होते हैं, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, दिन रात आदि। ऐसे ही यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें यथाशक्ति लिखा है। यहाँ उपसर्ग की बात हो रही होती है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ लिखा है पीताम्बर। तो पीताम्बर में पीला है जो अंबर, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आंसर तो सब लोग जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बचते हैं 3 ऑप्शन। तो ये क्या है? ब्राह्मी और खरोष्टी भारत की प्राचीन लिपियां हैं जो अब प्रचलित नहीं है। अब गुरुमुखी जो है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर। अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अभी हम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सभी शब्दों से ही पता चल रहा है कि इनमें क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो
ये होते हैं सर्वनाम के प्रकार, 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। अगले सवाल पे चलते हैं। आकाश तथा पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह है, सॉरी, आकाश तथा पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम सभी जानते हैं, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। और चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इनको कौन कौन से चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा चिन्ह कैसे बनता है वो भी अब हम देखेंगे नीचे। अल्प विराम कॉमा को बोला जाता है। विस्मयादिबोधक ये होता है। उद्धरण जो डायरेक्ट स्पीच में लगाया जाता है। पूर्ण विराम जब सेंटेंस पूरा हो जाता है वहाँ लगाया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जब कोई सवाल पूछा जाता है वहाँ लगाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। यह नई साड़ी है में नई शब्द क्या है? तो ये सर्वनाम तो है नहीं, ना ही ये कोई क्रिया है, ना ही क्रिया की विशेषता है। क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है ये, तो यह विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है ऑब्जेक्ट की, कर्म की विशेषता बता रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो तत्सम शब्द हम सभी जानते हैं संस्कृत का शुद्ध रूप होते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत का शुद्ध रूप आम्र दिख रहा है, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द जो तत्सम नहीं होते हैं, जो सादा भाषा में बोले जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मुंह तद्भव शब्द है, बैंक अंग्रेजी शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है और अमीर अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंह तद्भव शब्द है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें ध्यान रखना है, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो इसमें दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन यामिनी रात का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और रात के और पर्यायवाची क्या होते हैं वो भी देख लें। रात के और पर्यायवाची रैन, रजनी, निशा, निशीत, छाया, विभावरी, शर्वरी, तमिस्त्र, समस्त्रा, विभा आदि होते हैं। लेकिन दिनकर, रवि, अंशुमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, आदित्य आदि किसके होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गए रात्रि के पर्यायवाची हो गए, और इसके बाद में ये दिनकर से लेकर यहाँ तक जो हो गए वो सूर्य के पर्यायवाची हो गए। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ। मतलब यहाँ पे विसर्ग निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। हमने संधियों वाले वीडियो में सारी संधियाँ अच्छे से समझा दी हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी कौन सी संधि का उदाहरण है? तो हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा पहले संधि विच्छेद करके देख लें। विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ क्या क्या निकल कर आ रहा है? बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो मिलाकर के क्या बन जाएगा? मिलाकर के बड़ा आ बन जाएगा। मतलब हमने दीर्घ यहाँ पे बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि। और हमने संधियों वाले वीडियो में सारी संधियाँ काफ़ी अच्छे से कवर की थी। अगर आप लोगों ने संधियों का वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला भी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। एक एक संधि भी एक एक नंबर दिला सकती है, और एक एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि। अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम देख लें कि दीर्घ स्वर संधि बनती कैसे है। तो जहाँ पर आ के बाद बड़ा आ या छोटा आ जाए तो मिलकर के बड़ा आ बन जाएगा। और जहाँ पर छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी। छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। मतलब सारे दीर्घ स्वर बन रहे हैं, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे देहांत में आ प्लस आ मिलाकर के आ बन रहा है, परम प्लस आनंद आ प्लस आ मिलाकर के बड़ा आ बन रहा है, रवि प्लस इंद्र छोटी ई मिलाकर के बड़ी ई बन रही है, छोटी ई बड़ी ई मिलाकर के भी बड़ी ई बन रही है, और बड़ी ई छोटी ई मिला करके भी बड़ी ई बन रही है। मतलब बड़ा आ और बड़ी ई
और बड़ा ऊ अगर बन रहे हैं वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। सभी लोग अपने दिमाग में ठीक से बैठा लें। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सभी संधियाँ आप लोग ध्यान से देख लें, ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है हमें अगर हमारे दिमाग में एक बार बस जाती हैं तो हम बिना प्रैक्टिस के भी उसका आंसर लगा सकते हैं। तो एक बार रीड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पहले हमें इसका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा। तो दिक् इसका हो जाएगा दिक् प्लस भ्रम, और जब यहाँ पे व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, और यहाँ पे का के बाद जब हम मिला रहे हैं तो दिग्भ्रम हो जा रहा है, यहाँ पे गा आ जा रहा है, मतलब उसी ग्रुप का तीसरा वर्ड आ जा रहा है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। आप सभी लोग व्यंजन संधि को एक बार ठीक से देख लें कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे का, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए या र ला व कोई स्वर आए तो का, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ड का तीसरा वर्ड हो जाता है। और ऑप्शन इसमें देख लें सारे उदाहरण। दिग्गज तो दिक प्लस गज हो जाता है। षट प्लस आनंद मतलब षटानंद, ठ ड आ जाता है। अप प्लस धी अवधि हो जाता है। अच प्लस आदि आजादी हो जाता है। तत् प्लस इच्छा तदिच्छा हो जाता है। और अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ सवाल है बिल्ली छत से कूदी। तो बिल्ली छत से कूदी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्ली छत से कूदी, पहले हमें सारे कारक याद होने चाहिए। तो पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता ने कर्म को कर्ण से इसमें भी आ रहा है कर्ण से, लेकिन अपादान होता है। अपादान से कर्ण से अपादान होता है। अपादान का अर्थ होता है से, लेकिन अपादान का अर्थ से का अर्थ अलग होने के उसमें जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अब हम कारकों को ठीक से देख लेते हैं एक बार इसी वीडियो में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कारक ये दिए हुए हैं, चिन्ह ये दिए हुए हैं। कर्ता ने के अर्थ में, कर्म को के संबंध में, करण से या के द्वारा के संबंध में, जैसे कोई काम कुछ करता है या किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तब करण कारक होता है। संप्रदान के लिए या को के अर्थ में आता है। अपादान से के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ अलग होने की बात कही जाती है। संबंध कारक का या की या के या रा या री या रे या ने या नी, ये संबंध कारक में आ जाते हैं। अधिकरण में मैं पे या पर आ जाता है। संबोधन में हे रे अरे अजी वगैरह आ जाते हैं। और कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं ये सभी हमारे तत्पुरुष समास में काम आते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगला सवाल करते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध स्थिर रहता है। इसमें है जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो आगे है यशस्वी। यशस्वी क्या होता है? यशस्वी जिसने यश प्राप्त किया हो उसे यशस्वी कहा जाता है। जो अश्वरोही कौन होता है? अश्वरोही होता है अश्व की सवारी करने वाला या घोड़े की सवारी करने वाला। ग्रह क्या होता है? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो, आगे बढ़ता हो, उसे सत्यग्राही कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो युद्ध के लिए स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। शैव किसे कहा जाता है? जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो शैव किसे कहा जाता है? जो शिव की उपासना करता है। तो विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहेंगे? तो विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं वैष्णव कैसे लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। वैष्णव लिखा जाता है इस तरह। अगले सवाल पे चलते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है?
सबसे पहले तो हम ये जान लें कि क्रिया क्या होती है। क्रिया होती है चलना, फिरना, खाना, घूमना, दौड़ना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें चलना क्रिया है और चलने की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला हो गया। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी के साथ हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो विशेषण कहा जाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको विशेषण और विशेष में विशेषण और विशेष में संबंध समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि अनुसंगिक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है? आनुषंगिक या अनुसंगिक या अनुसंगिक या आनुषांगिक। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आनुषंगिक इस प्रकार लिखा जाता है। और प्रश्न संख्या 20 से 22 तक हैं ऐसे सवाल। तो अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 से 22 तक सवाल है। शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। अनुसंगिक, आनुषंगिक या अनुसंगिक या इसमें से चारों में से कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आनुषंगिक। अगले सवाल पे चलते हैं। अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? तो अंताक्षरी में अंत्याक्षरी लिखा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सुषमा किस प्रकार लिखा जाता है? तो सुषमा सपेरे वाला सा, छोटे ऊ की मात्रा, षष्ठकोण वाला सा और माँ आकड़न्ना सुषमा होता है। सभी लोग इस चीज को जरा ध्यान दें। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 से 25 तक कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय आता है? हम सभी जानते हैं घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय आता है। अगले सवाल पे चलते हैं। डिबिया में कौन सा प्रत्यय आता है? तो डिबिया में इया प्रत्यय आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय आता है? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है पूछा है? नहीं नहीं, है पूछा है। तो नीरज इसका पर्यायवाची नहीं होता, अम्बू इसका पर्यायवाची नहीं होता। अम्बुज सबसे बढ़िया ट्रिक है पहचानने की, जहाँ लास्ट में दा आ रहा होगा। ये ट्रिक है, हर किसी पर भी काम नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ दा आ रहा होगा तो वहाँ बादल का पर्यायवाची होगा। जैसे यहाँ पे नीरद है। तो अब हम देखेंगे बादल के और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। बादल के और पर्यायवाची होते हैं मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, वारधर, पयोधि, जलधर, जलद, बालाधर, पयोधर, सारंग आदि। जबकि कमल के पर्यायवाची होते हैं नीरज, अंबुज, उत्थल, कुव्वल, इंदिवल, पद्य, नलिन, सरोद, अरविंद, सतपत्र, सरसिज, सतदल, सरसी, रूह, राजीव, कंज, पंकज, पायोज, पुंडरीक, वारिही, सरोरुह, जलज, कोक, नद आदि किसके पर्यायवाची होते हैं? कमल के पर्यायवाची। और बादल के पर्यायवाची अभी हमने ऊपर बता दिए, ये होते हैं। सॉरी, यहाँ तक। अगले सवाल पे चलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। और जो दूर तक की सोचता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि किसे कहा जाता है? कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। दत्त चित्र किसे कहा जाता है? किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्र कहा जाता है। मतलब मन लगाकर काम करना दत्त चित्र कहा जाएगा। और इस ऑप्शन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। आहा आप आ गए में आहा शब्द क्या है? जो शब्द हमारे मुंह से सडनली निकलते हैं, अचानक से निकलते हैं, वो अव्यय होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आहा आप आ गए, अचानक से जो शब्द निकलते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पहचानना है तो हम सेंटेंस बनाकर भी पहचान सकते हैं और ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ये नदी, नदी तो स्त्रीलिंग होता है। इलायची स्त्रीलिंग होता है। प्यास लगी स्त्रीलिंग होता है। पानी पिया
आ की मात्रा आ रही है, मतलब यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या है, पानी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। हमने संधि विच्छेद वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि जब वा आ रहा है तो यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटे ओ की मात्रा प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस अन मिला करके क्या बन जाएगा, पवन। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमें सही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे 30 सवाल पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना।